हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक तो हम सब ये मानते आए थे कि अमेरिका एक सुपर पावर है, पर क्या अब उनका ये ग्लोबल बॉस का स्टेटस हिलता जा रहा है? क्या अब अमेरिका भी दूसरे देशों से डरना शुरू कर चुका है? आइए जानते हैं। वैसे ही सब चीजों का जवाब जो है वो एक ही वर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा और वो है इंडिया। हाँ, वही इंडिया जो कभी सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन हुआ करता था, अब वो वर्ल्ड स्टेज पर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। और ये बात वॉशिंगटन को काफी अनईजी लग रही है, क्योंकि आज का इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है। आज का इंडिया सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है, एक डिसरप्टर बन चुका है। और शायद अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा हेडेक भी इंडिया ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे अमेरिका और इंडिया के बीच की जो रिलेशनशिप है वो अनफोल्ड हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन जो है, इस पूरे इलाके के अंदर इंडिया का जो राइज हुआ है, ये सबसे ज्यादा यूएस को इंपैक्ट कर रहा है। यूएस सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक रीजन को ही कंट्रोल करने की आज की डेट में कोशिश कर रहा है। इस रीजन को हमेशा से ही यूएस अपना स्ट्रेटेजिक बेस बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब इंडिया यहां भी अपना गेम बढ़ा रहा है। चाहे क्वेड हो, चाहे ओकस हो, किसी भी प्रकार की कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, बाइलेटरल डील्स हो, मल्टीलेटरल डील्स हो, बिना इंडिया के इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है। और अमेरिका को यह बात समझ में आ गई है। अब क्वेड जो बनाया गया था, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ग्रुप बनाया गया था, जो चाइना की एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, उसमें इंडिया सिर्फ एक जूनियर पार्टनर नहीं है, एक इक्वल पार्टनर की तरह अमेरिका के साथ बिहेव कर रहा है। अपने डिफेंस टाइज जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं। अब इंडो पैसिफिक इलाके के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हो, इंडिया के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। पहले जहां अमेरिका ही हर डिसीजन डिक्टेट करता था, अब ऐसा नहीं है। यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका को काफी अनईजी करती हैं, क्योंकि अमेरिका को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि वो अगर किसी कंट्री को कुछ ऑर्डर करे और वो कंट्री सामने से उस ऑर्डर को मानने से मना कर दे, अपनी चलाने की कोशिश करे। और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। वो हाँ, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने इन्फ्लुएंस को, अपने इंटरेस्ट को अलाइन तो कर रहा है, बट स्टिल अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो पहली बात थी जो अमेरिका को थोड़ा परेशान कर रही है। दूसरी, हमारी डिफेंस और इंडिया का जो स्वदेशी रेजोल्यूशन हुआ है, इंडिया ने जो अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने की कोशिश की है। अगर हम डिफेंस की डिटेल में बात करें तो पहले इंडिया अमेरिका और रशिया पर हेविली डिपेंड करता था, हम इनसे आर्म्स इंपोर्ट किया करते थे। पर अब काफी कुछ बदल रहा है। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, इंडिया ने इसके चलते अपने खुद के फाइटर जेट्स, अपनी मिसाइल्स और अपनी आर्टिलरी जो है वो डेवलप करनी शुरू कर ली है। अब इंडिया सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुका है अपने आर्म्स को। दूसरे देशों को भी हमने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो बेचने शुरू कर दिए हैं। हमने फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, हमने अर्मेनिया को कुछ जो है मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बेचा है। एक नया डेवलपमेंट है ये अमेरिका के लिए, ये बहुत ही नई चीज है, क्योंकि अमेरिका दुनिया को डिफेंस एक्सपोर्ट करता था, अब इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। ये बात भी अमेरिका को थोड़ा अनईजी बना रही है, क्योंकि यहां पे इंडिया यूएसए के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अब एक डायरेक्ट कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों, ये मेजर दूसरी बात थी जिसके चलते अमेरिका और इंडिया के जो टाइज है वो बदल रहे हैं, और क्यों अमेरिका इंडिया को लेकर थोड़ा सा चिंता होना शुरू कर चुका है। अब अगर हम अगली बात करें तो अफ्रीका में भी इंडिया का जो इंफ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका जो हमेशा से यूएस के जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड के रूप में मौजूद रहा, अब वहां इंडिया और चाइना दोनों ही अपना इंफ्लुएंस खैर बढ़ा रहे हैं। चाइना का भी इंफ्लुएंस अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा है, बट इंडिया स्पेसिफिकली अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी अफ्रीकन देशों के साथ अपने जो रिश्ते हैं इनको बढ़ा रही है। 2023 में ही इंडिया ने अफ्रीका के कुछ देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की, और अब तो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंडिया इन कंट्रीज के साथ बिल्ड कर रहा है। जहां अमेरिका अफ्रीका को अपना नेचुरल पार्टनर मानता था, अब इंडिया यहां भी उसकी जगह ले रहा है। अफ्रीका की कई कंट्रीज में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प भी कर रहा है, और वहां अपने अलायंसेस को और भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। और हमने देखा था कैसे इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीका को उसके अंदर शामिल करवाया, कैसे इंडिया ब्रिक्स की मीटिंग्स के दौरान भी अफ्रीकन कंट्रीज को वहां पर लगातार इनवाइट करता रहा है, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रही हैं, और ये चीजें अमेरिका को काफी ज्यादा परेशान भी कर रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम
हम मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट में भी इंडिया अपना प्रेजेंस जो है वो ग्रो कर रहा है और इसका बेस्ट एग्जांपल है छाबार पोर्ट। और इंडिया जो एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें जो इंडिया को अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और फिर यूरोप के साथ कनेक्ट करेंगी, जो यूएस और पाकिस्तान के ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं उनको बाईपास करेंगी, ये सब कुछ भी अमेरिका के लिए एक परेशानी का सबब है। ये जो छाबार पोर्ट है, ये पोर्ट इंडिया को रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा और साथ ही यूएस की इंफ्लुएंस को चैलेंज भी करेगा, क्योंकि अमेरिका की ईरान के साथ नहीं बनती है, जबकि इंडिया और ईरान के बीच में न्यूट्रल रिलेशंस है, अच्छे रिलेशंस है। हम पहले ईरान के साथ काफी ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे हैं, हम ईरान से तेल भी खरीदते रहे हैं। और अब तो इंडिया ने जब से ही छाबार पोर्ट बनाने की कोशिश करी, अमेरिका ने बार बार भारत को बोला कि भैया ये मत बनाइए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में बनती नहीं है। अगर ये छाबार पोर्ट कामयाब हो गया तो इससे ईरान को भी काफी पैसा मिलेगा, ईरान को भी मदद मिलेगी, उसका भी ट्रेड बढ़ेगा। अब वो पैसा अगर कमाएगा तो वो किसके खिलाफ यूज करेगा? आप जानते ही, आप समझदार हैं, आपको पता है कि ईरान जो है वो इजराइल के खिलाफ, सऊदी के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ ही अपने पैसे और अपने डिफेंस सिस्टम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया और ईरान के इस छाबार पोर्ट के प्रोजेक्ट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बन चुका है और ये पूरी तरीके से आगे निकल चुका है, हां, बट जल्द ही ये तैयार हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए इलेक्शंस, जो इलेक्शंस हुए अमेरिका के अंदर, उसके चलते जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के अंदर आएंगे तो इस पूरे इलाके के अंदर जो उन्होंने वादा किया है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद लगाएंगे कि ईरान के साथ हम न्यूट्रल स्टांस को और आगे लेकर जाएंगे, अपने छाबार पोर्ट को पूरा करेंगे और उसके साथ ही जो हम ये मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं इसको भी हम पूरा करेंगे, ताकि इस पूरे इलाके की जो ग्रोथ है उसमें इंडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके। ये अमेरिका को पसंद नहीं आने वाला है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स में इंडिया की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अमेरिका को ये और भी ज्यादा टेंशन देने वाली बात है। ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ग्रुप है, ये G7 का काउंटर वेट बन रहा है। जहां अमेरिका नेटो और G7 को लीड करता है, वहीं इंडिया क्वाइटली, चुपके से, शांति से ब्रिक्स में अपना इंफ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। एक अल्टरनेटिव ग्लोबल करेंसी प्रपोज करने की भी ब्रिक्स ने कोशिश की है। ये ब्रिक्स की तरफ से काफी बड़ा बोल्ड मूव भी है, जो अमेरिका की डॉलर की सुप्रीमेसी को भी चैलेंज कर सकता है। तो अमेरिका क्यों चुप बैठेगा? अमेरिका को क्यों ब्रिक्स पसंद आएगा? इसलिए अमेरिका की जो वॉशिंगटन है, जो वहां का व्हाइट हाउस है, वहां पर इसको लेकर टेंशन इंक्रीज हो गई हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के टेक्नोलॉजिकल बूम की, अगर आप टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात करें तो बेंगलुरु को, जो भारत का एक शहर है, उसको इंडिया का सिलिकॉन वैली कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सभी चीजों में इंडिया काफी आगे निकल रहा है। इसमें ग्रोथ जो है वो इंडिया की हमको दिखाई दे रही है। अब आप सुंदर पिचाई की बात करें, गूगल के सीईओ सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ऐसे सीईओ जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो दुनिया की, अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को आज की डेट में लीड कर रहे हैं। तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप पे इंडिया का इंपैक्ट क्लियरली दिखाई देता है। इंडिया अपनी ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश कर रहा है, जो पहले यूएसए और चाइना और ताइवान का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, अब इंडिया उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें 2024 के अमेरिका के इलेक्शंस की, तो 2024 का जो अमेरिका का इलेक्शंस था, उस हम ये मानते हैं, या पूरी दुनिया ये मानती है कि इंडिया के लिए ये इलेक्शंस इतने ज्यादा मैटर नहीं करते थे। अगर कोई एक देश जिसको अमेरिका के इलेक्शंस में सबसे कम रुचि थी तो वो इंडिया ही था। हमारे डिप्लोमेट्स की अगर हम बात करें, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट अगर बन जाता, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, शपथ जल्द ही वो ले लेंगे, बट इंडिया को अपनी फॉरेन टाइज को देखते हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए, दोनों ही एक जैसे हैं। इंडिया लीस्ट कंसर्न कंट्रीज में से एक था। इंडियन सरकार जो थी वो दोनों ही प्रेसिडेंट्स के साथ अच्छा काम कर सकती थी, क्योंकि वॉशिंगटन में ये दोनों पार्टीज जो हैं इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डीप करने के लिए एकदम कमिटेड हैं। ये कंसेंसस है इन दोनों पार्टीज के बीच में कि इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझकर चलना है और चाइना को लॉन्ग टर्म राइवल समझकर चलना है। अब दोनों कैंडिडेट्स की अप्रोचेस अलग हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड और माइग्रेशन पॉलिसीज को लेकर थोड़ा ज्यादा हार्डलाइन बात कर रहे थे, और कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती तो उनका अप्रोच थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड हो सकता था, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पे वो थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकती थी। बट इवेंचुअली ये दोनों ही पार्टीज या दोनों में से कोई भी अगर प्रेसिडेंट बन जाता तो इंडिया को ये लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में ही डील करते। इसका मतलब कि इंडिया लीस्ट कंसर्न था। इंडिया को पता था कि हमारा तो भैया यूएस के साथ ये वाला रिश्ता तो ठीक चलेगा, हमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हम इसके बाद बात करें कि कौन से ऐसे 3 की पिलर्स हैं जो अमेरिका और इंडिया को आपस में एंगेज करते हैं, इंडिया और अमेरिका को आपस में जोड़कर भी रखने का काम
करते हैं। तो ये यूएस इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इसमें 3 मेन पिलर्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताना शुरू किया। पहला पिलर जो है, इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। यही सबसे पहला पिलर है, जो कि है हमारा डेमोक्रेटिक स्टेटस। मतलब अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो वैल्यूज पर बेस करता है, और वो वैल्यू है डेमोक्रेसी की। ये कॉमन ग्राउंड है इन दोनों कंट्रीज के लिए। पर यह कहानी उतनी सिंपल भी नहीं है। इंडिया का अप्रोच डेमोक्रेसी प्रमोशंस के मामले में ज्यादा प्रेगमेटिक है। मतलब हम अपने फायदे को देखते हैं, ना कि बस दूसरी कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की सोचते हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के इशू पे, जहां इंडिया और यूएस के जो व्यूज थे वो काफी अलग अलग थे। वहीं अगर हम दूसरी चीज की बात करें, तो इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ जो काउंटरवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो सेकंड पिलर बनता है। जैसे यूएस और इंडिया के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, वैसे चाइना के साथ टेंशन भी बढ़ रही है। इंडिया अब ज्यादा बोल्ड हो गया है और साउथ चाइना सी या ताइवान स्टेट जैसे इश्यूज पे चाइना को ओपनली चैलेंज कर रहा है। लेकिन यह मत सोचना कि इंडिया यूएस के साथ फुल अलायंस में आएगा। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और रशिया और चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप भी है जो यूएस के अगेंस्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये दूसरा पिलर है जो अमेरिका और चाइना को आपस में, अमेरिका और इंडिया को आपस में जोड़ते हैं, जो कि है चाइना और चाइना के साथ इन दोनों कंट्रीज की राइवलरी। अगर हम तीसरे पिलर की बात करें, थर्ड पिलर है इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल। मतलब इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है और चाइना को भी पीछे हमने छोड़ दिया है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोमिस है या मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने की जो बात है, वो अभी तक पूरी तरीके से हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर इशू, प्रोटेक्शनिज्म की वजह से ये ग्रोथ थोड़ा स्लो हो चुका है। तो इंडिया को चाइना को रिप्लेस करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर हां, अमेरिका भी यही चाहता है कि इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस करे और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बने दुनिया की, ताकि अमेरिकन कंपनीज जो है वो चाइना की जगह इंडिया में जाकर ऑपरेट कर सके और प्रोडक्ट्स अपने बना सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अमेरिका और इंडिया को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। अब अगर हम लास्ट में बात करें कि क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर क्रिएट हो सकती हैं, फ्यूचर की बात करें तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा असर्टिव बना रहा है। अच्छी बात है, ये हम मानते हैं, इसको अच्छी बात मानते हैं। अगर इंडिया अपने स्पेशल स्टेटस को लेकर इंटरनेशनल नॉर्म्स को चैलेंज करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे रिसेंटली यूएस और कनाडा में कुछ असैसिनेशन प्लॉट थे, आप सबने उसके बारे में सुना होगा, जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था। हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि इंडिया अपनी सोवरेनिटी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो दोस्तों, जो भी यूएस इलेक्शन का रिजल्ट हो, जैसे अब रिजल्ट तो आ चुका है, इंडिया यूएस रिलेशंस डीप हो सकते हैं, लेकिन थोड़े मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशन भी होंगे। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे रहेगा, जबकि यूएस अपने अलायंसेस और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब ये जो रियलिटी चेक है, इसे समझना जरूरी है कि ये रिलेशनशिप जितना डीप हो सकता है, उतना रियलिस्टिक होने की भी जरूरत है। तो यूएस को इस बात का डर है कि इंडिया सिर्फ ऊपर उठ नहीं रहा है, बट एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, रीजनल डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक लीडरशिप, हर फील्ड में इंडिया अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूएस तैयार है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर वो एक लूजिंग बैटल फाइट करता रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो क्लियर है, नए जमाने में इंडिया आया है और वो यहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो आज के इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर। क्या इसके अंदर बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इंडिया के इस राइजिंग स्टांस से बहुत ज्यादा खौफ में है, डरा हुआ है, या फिर वो कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा जिसके चलते इंडिया की ग्रोथ को रोका जा सके? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।